नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराडाइज होटल की पार्टी में। अब तक आप लोगों ने सुना कि पैराडाइज होटल में पार्टी काफी अच्छी तरह से चल रही थी। वहां पर बड़े बड़े लोग आए थे। हर कोई अपनी अपनी प्लानिंग में खोया हुआ था। हर कोई देश के तीनों बड़े परिवार के बच्चों को अपने झांसे में लेने की प्लानिंग कर रहा था। तो कुछ अमीर परिवार के बच्चे वहां बैठी लड़कियों को अपने झांसे में लेने की प्लानिंग कर रहे थे। जहां हर कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा था, वही बिजनेस टाइकून्स अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बातें कर रहे थे। अब वहां पर अगर कोई सच में मौजूद नहीं था तो वह हर्षवर्धन था। हर कोई अपनी अपनी धुन में बातें कर रहा था। तभी आकाश जिंदल थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, हर्षद भाई, क्या प्रिंसेस आने वाली है? हर्षद भी यह बात नहीं जानता था, लेकिन वह गंभीर आवाज में बोला, पिछली बार तो प्रिंसेस कह रही थी कि वह आएगी, लेकिन मुझे पक्का तो नहीं पता। इतना बोलकर वह अपनी बीवी की ओर देखता है। रेशमा भी उसकी नजरें समझते हुए मुस्कुराकर बोली, वह आने वाली है और बॉस भी उसके साथ ही आएगी। वही उसकी बात सुनकर आकाश जिंदल थोड़ी नाराज आवाज में बोला, वैसे रेशमा भाभी आपका अच्छा है, आपको सबसे पहले प्रिंसेस की जानकारी मिलती है। हम चाहे कितने भी कोशिश क्यों न कर ले, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन आपको सब पता होता है। ये सुनकर रेशमा भी मुस्कुरा देती है। दूसरी ओर मिस्टर स्मिथ के आसपास बैठे हुए बिजनेसमैन भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। उसने से एक आदमी बोला, लगता है आज भी मिस्टर रावत नहीं आने वाले। तभी एक और आदमी बोला, वैसे भी मिस्टर रावत कभी कोई भी पार्टी अटेंड नहीं करते, हमें तो लगा था आज वो यहाँ जरूर आएंगे। तभी एक बिजनेसमैन जो हर्षवर्धन के एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्टनर था, वह बोला, मुझे लगता है मिस्टर रावत आने वाले हैं। पिछली बार जब मेरी उनसे मीटिंग हुई थी तब मैंने उनको इस बारे में इन्फॉर्म किया था और उन्होंने कहा था वह आएंगे। लगता है शायद वह देर से आएंगे। हर किसी को यही आशा थी। जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन रावत से मिलने का मौका हर किसी को बहुत मुश्किल से मिलता है। आम बिजनेसमैन कई महीनों तक मेहनत करने के बाद भी रावत इंडस्ट्री में एक अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर पाते थे, और आज उन्हें यहाँ सामने से मिलने का मौका मिलने वाला था। यह माना जाता था कि अगर हर्षवर्धन की नज़रें किसी कंपनी पर टिक गई या फिर एक बार उसने किसी कंपनी को अप्रोच कर लिया तो उस कंपनी का फ्यूचर आसमान छूने वाला होता है। वह हमेशा तरक्की ही करती है और हर कोई चाहता था कि हर्षवर्धन रावत उन पर एक नज़र डालें या फिर उनके साथ छोटा सा ही सही, लेकिन बिजनेस करें। दूसरी ओर कोई ऐसा भी था जो हर्षवर्धन की आने की शिद्दत से रह देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में हर्षवर्धन के लिए एक शैतानी चाल थी, जैसे वह अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो, जैसा कि सबको इंतजार था। थोड़ी ही देर में एंट्रेंस डोर पर भीड़ बढ़ गई। हर किसी की नज़रें गेट की ओर चली गई, जहां पर वह इंसान मौजूद था जिसे हर कोई शिद्दत से इंतजार कर रहा था। जहां 3-पीस सूट पहने हुए हर्षवर्धन खड़ा हुआ था और उसी से मैचिंग इंडो वेस्टर्न साड़ी पहने हुए अनाया थी, जो खुद का बेली बम छुपाने के लिए हैवी लेस और लॉन्ग यूनिक शॉल के साथ साड़ी पहनी हुई थी। हर किसी की नज़र वहीं पर थी, यहाँ तक कि उनके साथ दो लोग और थे। एक था सेक्रेटरी रजत, जो हर्षवर्धन के पीछे चल रहा था, और दूसरा था सेक्रेटरी बेला, जिसे खुद का थोड़ा सा हुलिया बदल लिया था और वह अनाया के पीछे चल रही थी। यहाँ तक कि दोनों रोबोट भी वहाँ आए हुए थे, लेकिन उन लोगों ने खुद को भीड़ में छुपा लिया था और वह दूर से ही अनाया और हर्षवर्धन पर नजर रख रहे थे। और बाकी उनके साथ कुछ खास गार्ड्स भी थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। हर कोई बस उन्हें ही देखे जा रहा था। आज वह दोनों सच में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। प्रेगनेंसी की वजह से अनाया का ग्लो हद से ज्यादा बढ़ रहा था। इस वक्त जहां लड़कों की नजरें अनाया पर टिकी हुई थी, उसकी बेजोड़ बेदाग खूबसूरती पर वही लड़कियों के नज़ारे हैंडसम हर्षवर्धन पर टिकी हुई थी। और सबसे आकर्षक चीज अनाया के और हर्षवर्धन के कपड़े थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यह कपल आउटफिट पेपलोन ब्रांड ने इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया था, बस देखने के लिए, क्योंकि यह खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं था। महेश 1 घंटे के अंदर ही कई 100 मिलियन व्यूज के साथ यह ड्रेस फेमस हो गई। और सबसे बड़ी बात ये मैडम का खुद का डिज़ाइन और स्टिचिंग था। यहाँ तक कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में भी इस ड्रेस की फोटो और इसकी खासियत लिखी हुई थी। कई अमीर परिवार के लोगों की नज़रें उस ड्रेस पर गड़ चुकी थी। अगर उन्हें मौका मिलता तो वह जरूर इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं। इसीलिए एक नज़र में ही भीड़ ने उनके कपड़ों को पहचान लिया।
क्योंकि वहां हर कोई खास बैकग्राउंड से आता था। अब तो वहां पर कई लोग ऐसे भी थे जो उन्हें देखकर हद से ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। उन्हें देखते ही मिस्टर मित्तल सामने से उन्हें ग्रेट करने के लिए आए। जाहिर सी बात है, पार्टी उन्होंने दी थी तो वह होस्ट थे। कई लोगों की नजरें उन पर टिकी हुई थी, जहां पर हर कोई अपनी तरफ से उनके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड की वजह से जा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि जो बिजनेस पार्टनर कुछ प्रोजेक्ट में हर्षवर्धन के साथ पहले मिल चुके थे, वह भी सामने से आकर हर्षवर्धन को ग्रिट करते हैं। अभी वह लोग बातें ही कर रहे थे, तभी मिस्टर स्मिथ जो कब से हर्षवर्धन को घूर रहे थे, वह काफी अलग अंदाज में खड़े हुए और हर्षवर्धन के पास आए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, हेलो मिस्टर रावत। हर्षवर्धन भी एक तक मिस्टर स्मिथ को ही देख रहा था। उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी तरह से कड़क अंदाज में कहा, हेलो मिस्टर स्मिथ। उन दोनों की ही नज़र एक दूसरे से मिली। इस वक्त उन दोनों की ही नज़रों में चिंगारी फूट रही थी, जैसे वह कोई दुश्मन हो। हालांकि वह ऊपर से काफी शांत और जेंटल नजर आ रहे थे, लेकिन उन दोनों की आंखों में कुछ ऐसा था जो कोई समझ नहीं पा रहा था। सबसे पहले मिस्टर स्मिथ होश में आए और फिर अपनी अजीब नजरों से अनाया के ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुराकर बोले, क्या मैं जान सकता हूँ ये खूबसूरत गर्ल कौन है? इतना बोलकर उसने अपना हाथ आगे किया, जैसे वह अनाया को अप्रोच कर रहा हो। अनाया, जिसे मिस्टर स्मिथ की नज़र में कुछ अजीब सा नजर आ रहा था, उसने उसे घूरा, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बस अपने हाथ छोड़कर नमस्कार किया। वह मिस्टर स्मिथ से थोड़ी सी चौंक गई थी। तभी एक और बिजनेसमैन बोला, वैसे मिस्टर रावत, सच में आपके साथ जो लड़की आई हुई है वह काफी खूबसूरत है। वही उसकी बात सुनकर अगर कोई और होता तो उसे अच्छा लगता, लेकिन अनाया और हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसाई की नजरों में दोनों ने ही हवास देख ली थी। अनाया की तुम मुठिया कस गई थी। वहीं हर्षवर्धन के हाल भी कुछ ऐसे ही थे। उसने गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए कहा, यह मेरी पार्टनर है। तभी मिस्टर स्मिथ अनाया को देखते हुए बोले, वैसे मिस्टर रावत, आपकी पार्टनर आपकी मंगेतर से ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। तभी मिस्टर स्मिथ आगे बोले, अभी अभी हमारी मुलाकात आपकी मंगेतर से हुई थी। इतना बोलकर वह तिरछा मुस्कुरा देता है। वही यह सुनकर तो अनाया की आंखें भी छोटी हो गई थी। उसने हर्षवर्धन को ऐसे घूरा जिसे कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ, यह मंगेतर कब से आ गई और इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता। इस वक्त अनाया का चेहरा काफी क्यूट नजर आ रहा था और उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसमें तो वह और ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी वहां पर गायकवाड़ परिवार भी आ गया, जिन्हें देखकर मिस्टर स्मिथ, जो अनाया की खूबसूरती में खोया हुआ था, वह हर्षवर्धन को चिढ़ाते हुए बोला, लीजिए मिस्टर रावत, आपकी मंगेतर भी आ गई। ये सुनकर हर्षवर्धन की नजरें भी गायकवाड़ परिवार पर गई, जहां पर गीत गायकवाड़ खड़ी हुई थी, जो हर्षवर्धन को अपनी अधिकारपूर्ण नजरों से देख रही थी। वहीं अनाया के लिए उसकी नजरों में साफ साफ तिरस्कार था, जैसे पता नहीं अनाया ने उसका कुछ छीन लिया हो। मिस्टर गायकवाड़ भी आगे आए और हर्षवर्धन को ग्रिट करते हैं। हर्षवर्धन भी फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें ग्रिट करता है। तभी मैसेज गायकवाड़, जो कब से हर्षवर्धन को देख रही थी, वह अनाया को हर्षवर्धन के इतने नजदीक देखकर हर्षवर्धन को घूरते हुए बोली, मिस्टर रावत, आपको नहीं लगता कि जब आपकी मंगेतर यह मौजूद है तो आपको दूसरी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, खास करके ऐसी कैरेक्टरलेस लड़कियों से जो इतनी छोटी उम्र में भी इतने घटिया काम करती है। मिसेज गायकवाड़ खुद को काफी महान और अजय समझती थी। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसका नेचर हमेशा से ही इतना घमंडी था। उसकी नज़रों में हर्षवर्धन और गीता की शादी होना हर्षवर्धन के लिए भाग्यशाली अवसर था। वह अपने खानदान और परिवार को कुछ ज्यादा ही महान समझती थी, इसलिए उसने इतनी बड़ी पार्टी में बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। तभी गीता भी आगे आई और शर्माते हुए हर्षवर्धन को ग्रिट करते हुए बोली, हेलो मिस्टर रावत, ये हमारी पहली मुलाकात है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए वह काफी शर्मा रही थी और अपने हाथ की ओर देख रही थी, जो उसने हर्षवर्धन से मिलने के लिए बढ़ाया था। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मिसेज गायकवाड़ की बकवास सुनकर आसपास का तापमान कम हो चुका था और हर्षवर्धन की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। हर्षवर्धन, जो अनाया के पास खड़ा हुआ था, उसने अपना हाथ अनाया की कमर में डाल लिया और उसे अपने नजदीक कर लिया। उसके बाद अपनी डरावनी और भारी आवाज में मिसेज गायकवाड़ को घूरते हुए बोला, और भला ये गलतफहमी आपको क्यों हो रही है?
कि आपकी बेटी मेरी मंगेतर है। मिसेज गायकवाड़ गलतफहमी पालना बुरी बात है। वही यह सुनकर मिसेज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में बोली, हम तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमें इस तरह से बेइज्जत करो। मीनल देवी ने खुद इस रिश्ते के लिए हामी भरी है और हमारी बात भी उनसे हो चुकी है। बस सगाई की तारीख पक्की करने की देरी है और तुम अभी यहाँ खड़े होकर इस तरह से बात कर रहे हो और किसी और लड़की की बाहों में हाथ डालकर खड़े हो। ये गायकवाड़ परिवार की बेइज्जती है। तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। वही मिस्टर गायकवाड़ जो अपनी बीवी की बकवास सुन रहे थे, उनके चेहरे पर तो पसीना आ चुका था। वह जानते थे कि हर्षवर्धन रावत क्या चीज है और वह कितना खतरनाक है। वह अपनी बीवी का हाथ गुस्से में दिखाते हुए बोले, बकवास करना बंद करो, चुप हो जाओ। लेकिन मिसेज गायकवाड़ तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गुस्से में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, यही सच है। शर्म तो मिस्टर रावत को आनी चाहिए थी कि वह मंगेतर होने के बाद भी पता नहीं कहां से यह घटिया लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं, जो दिखने में भी काफी छोटी है। मुझे तो लगता है इसका काम ही यही है, अमीर मर्दों को फंसाना और उन्हें खुश करना। अब तो अनाया के बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा था। अनाया जो हमेशा ही खुद को शांत रखती थी और लोगों के बीच गुस्सा नहीं करती थी, उसने एक नज़र सेक्रेटरी बेला को देखा। सेक्रेटरी बेला भी अनाया को बहुत अच्छे से जानती थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और एक जोर का तमाचा मिसेज गायकवाड़ के चेहरे पर रख दिया। ये तमाचा इतनी जोर का था कि पूरा हॉल जो ये तमाशा देख रहा था और अपने आप में ही बातें कर रहा था, वह किसी सन्नाटे की तरह चुप हो गया, जैसे वहां पर कोई मातम मना रहा हो। मिसेज गायकवाड़ भी अपना चेहरा साइड में झुकाकर अपने गाल पर हाथ रख लेती है, क्योंकि तमाचा सच में बहुत ज्यादा तेज लगा था। गीता गायकवाड़ को भी गुस्सा आ रहा था अनाया को हर्षवर्धन के साथ देखकर। वही बेला तमाचा लगाने के बाद पीछे हट गई। उसके बाद अनाया अपनी खतरनाक मगर डरावनी आवाज भी बोली, तुम जो कोई भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बेटी की शादी किसे हो रही है और किसके साथ रिश्ता पक्का हो रहा है, लेकिन मैं यह इजाजत किसी को नहीं देती कि कोई भी एरागेरा मुंह उठा कर आए और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए। उसके बाद वह अपनी नाराज मगर खतरनाक आवाज में हर्षवर्धन को घूरते हुए बोली, मिस्टर हर्षवर्धन, क्या आप मुझे कुछ एक्सप्लेन करेंगे या फिर अभी भी आप खामोश रहेंगे? क्या अनाया इस तामसे से होगी नाराज? क्या सबको पता चलेगा हीरो और हीरोइन का रिश्ता? क्या आने वाले तूफान से बच पाएंगे ये दोनों? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।